चलिए आज देखते हैं डेली टेस्ट सीरीज में 14 नंबर सेट है आपका। डेली टेस्ट सीरीज में आपका 14 नंबर सेट है डेली टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट थ्योरी प्लस रिवीजन में। तो आज हमको देखना है 14 नंबर सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है साइंस का। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक क्या करता है, बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। जो प्रयुक्त बल जो लग रहा है उसकी मात्रा ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। जब बल बराबर क्या होता है, फोर्स इजकल टू होता है F इजकल टू एम ए। फोर्स इजकल टू एम ए। बल बराबर होता है बल इजकल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण F इजकल टू एम ए। तो इसमें दिया हुआ आपका क्या चीज़, अवधि के लिए 5 केजी। तो द्रव्यमान कितना है, एम आपका कितना दिया है 5 केजी। और ए इजकल टू होता है अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। टी इजकल टू समय। यहाँ पर टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ आपका कितना 2 सेकेंड। टी दिया आपका 2 सेकेंड। यहाँ पर टी दिया हुआ आपका 2 सेकेंड। अब यहाँ पर वस्तु का वेग, यहाँ पर u कितना दिया, u इजकल टू दिया है कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड। और जो कहाँ तक बढ़ा कर ले गया है 7 मीटर प्रति सेकेंड। v दिया हुआ कितना 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हम देखेंगे f इजकल टू आपका दिया हुआ है f इजकल टू होता है एम ए। यहाँ से हम लिख सकते हैं m इंटू ए इजकल टू होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। तो यहाँ से मेरा मास कितना दिया 5 केजी। मास दिया आपका कितना 5 केजी। मास दिया आपका कितना 5 केजी। 5 इंटू अब मेरा अंतिम वेग कितना दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो 7 माइनस प्रारंभिक दिया है 4 बटा कितना हो जाएगा, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। टाइम आपका दिया हुआ कितना 2 सेकेंड। तो यहाँ से देख लेंगे आपका टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। तो ये हो गया 5, 3 हो गया। अब बटा यहाँ पर टाइम दिया कितना 2 सेकेंड। टाइम दिया आपका 2 सेकेंड। 7 माइनस 4 बटा 2। तो ये हो गया आपका, घटाएंगे तो 3 बटा 2। तो ये हो गया 5 यानी 15 बटा 2 न्यूटन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 न्यूटन। आपका कितना निकल जाएगा 7.5 न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको देखेंगे फिर से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक का होता है, बढ़ता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा जो है वही ज्ञात करना है। तो बल इजकल टू क्या होता है, बल इजकल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। F इजकल टू फादर इजकल टू माई बोल सकते हैं, याद करने के लिए है F इजकल टू एम ए। यहाँ पर m कितना दिया है 5 केजी। टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। तो यहाँ से हो गया a आपका हो गया v माइनस यू बाई टी। v यहाँ पर क्या है अंतिम वेग, u का है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभ कितना से कर रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड से। प्रारंभ कर रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड से। और यहाँ पर अंत कितना पर कर रहा है 7 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ पर हो गया आपका कितना v माइनस ए के जगह पर कितना लिख देंगे आपका v माइनस यू है आपका u बाई टी। तो यहाँ से v का मान दिया हुआ कितना 7 और u का मान दिया है 4 बटा टी दिया कितना 2 सेकेंड। तो ये हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 न्यूटन। ठीक है, नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, और यूट्यूब जो
यूट्यूब चैनल है इसका रोजगार तक पे, ये सब क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस कराया जा रहा है। आप लोग इससे जुड़े और अपने मित्रों में भी बता दें। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों की क्रम क्या है। कोषों जो होता है, इलेक्ट्रॉन के कोषों जो सेल होता है उसका क्रम दिया है। इसमें होता है KLM इसका होता है क्या चीज़, इसका एक फार्मूला होता है कोषों की संख्या ज्ञात करने के लिए। कितना होता है इसका, होता है 2n²। कोषों की संख्या ज्ञात करने के लिए K बराबर 1 होता है, L बराबर कितना होता है 2 होता है, M इजकल टू कितना होता है 3, N इजकल टू 4। इसमें दिया है M तक ही दिया है, M तक ही क्या किया दिया गया है, M तक ही आपका दिया हुआ है। इसलिए हम N इजकल टू का ले लेंगे ML के कोष के लिए, K के लिए कितना ले लेंगे 1 दिया हुआ है, तो N इजकल टू क्या हो जाएगा N इजकल टू 1। यहाँ पर N इजकल टू 1, तो K के लिए हम ज्ञात करेंगे 2n² मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। K में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे L के लिए, L इजकल टू कितना दिया है 2, तो यहाँ पर N इजकल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 का N इजकल टू 2 दिया है, तो इसका क्या कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर देखेंगे सेलों में, यहाँ पर दिया है M में कितना दिया है, M के लिए कितना कर देंगे M इजकल टू N बराबर कितना दिया है 3, तो यही N बराबर कितना दिया है 3, तो M का हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना 3 3 का 9 दूना 18। अब वही इसमें पूछा गया है, आपका वही इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक किस में होगा, तो आपको सजाया गया है। तो सबसे अधिक किस में होगा, जो 18 है, 18 8 2 सबसे अधिक होगा 18 8 2। तो 18 किसका मान है, 18 आपका किसका मान दिया हुआ, 18 आपका दिया है किसका, 18 आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 18 किसका दिया है M का, तो ये हो गया M। और यहाँ पर L का कितना दिया है 8, L का कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद से क्या है K, तो ये हो गया K। आप इसको समझ रहे होंगे, जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि इसको आप समझ रहे होंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये हो गया 18, तो ये हो गया KMLK। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में मिलाएंगे, पहले क्या होगा L दिया है, L का है बीच वाला 8 हो गया, ये भी नहीं होगा, K सबसे लास्ट वाला हो गया, और इधर देखेंगे L पहले दिया, तो यहाँ पर क्या होगा MLK। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर नंबर D। यहाँ याद करेंगे इसका कोषों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n² हो गया, और यहाँ से आंसर नंबर D। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 किलोवाट, ये आपका 1 किलोवाट दिया हुआ है, 1 किलोवाट आवर यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इजकल टू कितना होता है, 1 किलोवाट आवर इजकल टू कितना होता है, 1 किलोवाट इजकल टू कितना होता है, तो यहाँ पर किलो दिया है 1 इंटू 1000 वाट आवर। तो आवर को हम क्या लिख देंगे, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1000, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1000 मिनट जो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वाट दिया, इसको क्या कर सकते हैं जूल सेकेंड कर सकते हैं, जूल सेकेंड कर सकते हैं। यहाँ से जूल बाई सेकेंड, जूल सेकेंड। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है मिनट में दिया है, तो मिनट को किस में चेंज करेंगे सेकेंड में चेंज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे 60 इंटू 60, 1 मिनट इजकल टू होता है 60 सेकेंड, 1 घंटा इजकल टू होता है कितना 60 मिनट। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, अब देख लेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ कितना 1000 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000। वैसे ही यहाँ पर हो गया, इस सब का हो गया सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 के 36, 1 2 3 4 5 0 5 1 2 3 4 1 5 0। यहाँ तक होप समझ रहे होंगे।
ये हो गया आपका क्या चीज़, जूल। ये हो गया आपका जूल। अब इसी तरह से आप देखेंगे अगर हम इसको 3.6 यहाँ पर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जूल। ये हो गया आपका, इसमें प्लस माइनस दिया, प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे, इसमें माइनस दिया है, इसे आप मैचिंग कर लेंगे, यहाँ पर प्लस दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक कठोर और दृढ़ बनाता है। जो नारियल होता है, जो उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसको किस ऊतक के कारण क्या होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है, किसके कारण होता है, ये होता है एस्केलेनोकाइमा के कारण। एस्केलेनोकाइमा जो ऊतक होता है, इसके कारण क्या होता है, नारियल का जो ऊपरी भाग होता है वो ऊतक के क्या होता है, ऊतक उससे क्या होता है, कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एस्केलेनोकाइमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभक्त होने डैश डैश कहलाता है। जो विभक्त होता है उसको क्या बोला जाता है, या क्या कहलाता है, उसको क्या बोला जाता है। तो ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। और ये होता है आपका वर्ण विक्षेपण, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसके कारण होता है श्वेत प्रकाश के कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने से 7 घटकों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ये फार्मूला है, उसको मैचिंग कराना है। तो इसमें सिंपल है कि अगर इसमें चारों में आपको कोई भी याद है आप उसे मैच करा सकते हैं, या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें एक तो कम से कम आपको याद होगा। इसको क्या बोलाता है, मीथेन बोलाता है, मीथेन है, मीथेन। ये आपको CH4 को क्या बोलाता है, मीथेन बोलाता है, CH4 आपका मीथेन। तो यहाँ से आप मिला लेंगे 4 का D, यहाँ से आप छांट लेंगे, 2 ही गो में है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। अब देखेंगे अगला, इसमें आपको कौन सा, इसमें आपको मालूम है, इसमें देख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 1 का A, यहाँ पर भी दिया 1 का A, फिर से दोनों का मैच करा लेंगे, 2 का B, और यहाँ पर दिया है C। यहाँ से देखेंगे जो 2 नंबर 1 का दिया है क्या चीज़, 1 का A, यहाँ से आप देखेंगे 1 का A दिया हुआ है। तो मीथेन हो गया आपका CH4, मीथेन हो गया। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो इसमें दिया है CH4, आएगा दिया CHCl। चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4 का A, तो यहाँ से A देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, 4 का A, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन है आपका 4 का A। यहाँ पर दिया हुआ है 4 का A, तो इसमें एक ही गो में दिया हुआ है 4 का A दिया हुआ है, यहाँ पे 4 का A, तो आपका मीथेन का A। यहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं, ये सब नहीं होगा। हमको मान लीजिए एक ही याद है, यहाँ से आप मिला सकते हैं। यहाँ पर चूज करने में थोड़ा सा एरर हो गया था, मीथेन का हो गया इसमें। और 1 का दिया है CH3, COOH होता है किसका, एसेटिक अम्ल का। एसेटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH, ये होता है क्या चीज़, एसेटिक अम्ल का होता है, CH3COOH होता है। और यहाँ पर दिया है 2 का D, तो CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CH, इसका होता है CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर दिया CH3, CH2 का OH दिया हुआ, तो क्या हो गया, OH यहाँ पर है तो क्या होगा, एथेनॉल। यहाँ पर हो गया आपका एथेनॉल। एथेनॉल का क्या हो जाता है, CH3CH2OH हो जाता है। यहाँ पर OH दिया होता है, क्या हो गया, ये एथेनॉल ग्रुप का है। एथेनॉल ग्रुप के लिए होता है OH, यहाँ पर हो गया एथेनॉल। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर B, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, किसने सुझाव दिया कि जीव की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें दिया अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये आपका दिए थे किसने, JBS हल्दाने ने दिए थे। किसने दिया था, इसने सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थ, यहाँ पर दिया क्या चीज़, अकार्बनिक पदार्थ से हुआ था।
ये किसने दिए थे? जेबीएस हल्दाने दिए थे। ये डी आंसर हो जाएगा इसका। इसको दिए थे किसने? जेबीएस हल्दाने ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पौधों में कायिक प्रवर्धन, जो पौधे होते हैं उसमें कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आइए देखते हैं। कायिक प्रवर्धन वो होता है जिसको, जो टहनी होता है उसको काट करके बोया जाता है। जैसे आपका हो गया गन्ना, गन्ना को कायिक प्रवर्धन के द्वारा बोया जाता है। या गुलाब हो गया, गुलाब के जो टहनी को बोया जाता है वो काट करके जो बोया जाता है उसको कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। तो इसमें दिया है, बीज से पहले उत्पन्न होने वाले पौधों के तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आ जाते हैं। हाँ, इसमें पहले आ जाते हैं, जो बीज होते हैं उससे पहले आ जाते हैं। इसमें दिया है, पेड़ के जड़, तने और पत्तियां उगाए जाते हैं। हाँ, जो उसका तना होता है उसको, और यहाँ पर जड़, तने और पत्तियों के से क्या किया जाता है? कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। इसमें दिया है, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। तो मान लीजिए हम गाना बोए हैं तो उसमें गाना ही नहीं होगा, उसमें दिया क्या चीज? आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। नहीं, ये आनुवांशिक रूप से भिन्न नहीं होता है। एक दिया 4 नंबर, जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कायिक प्रवर्धन में उसका तना, जड़ और जो उसका पत्तियां होते हैं उसके द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। कायिक प्रवर्धन आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गन्ना हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा, इस सब का क्या होता है? टहनी के द्वारा उसको उगाया जाता है। इसलिए इसका नहीं होगा। इसको आनुवांशिक रूप से भिन्न होगा? नहीं, भिन्न नहीं होता, वो उसी के समान होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे, जो मृत पौधे होते हैं डैश डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। जो लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे होते हैं डैश डैश में परिवर्तन होने के कारण जो प्रक्रिया होती है वो कार्बनीकरण कहलाती है। इसमें क्या होता है? तो जो जीवाश्म में परिवर्तित होते हैं, जीवाश्म में उसी को क्या कहा जाता है? जो लंबे अवधि के दौरान मृत पौधे होते हैं वो जीवाश्म में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के अयस्क डैश डैश कहा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क किसको कहा जाता है? जो एल्युमिनियम होता है उसका हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये होता है। हेमेटाइट ये होता है किसका अयस्क? लोहा का, लोहा। ये होता है मेलाकाइट। एक दिया आपका मेलाकाइट, मेलाकाइट होता है, ये होता है कॉपर का। मेलाकाइट कॉपर का, मेलाकाइट किसका है? इसका कॉपर का है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का है, लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट। ये होता है किसका? एल्युमिनियम का। यही होता है किसका? एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बक्साइट। इसको याद कर लेंगे। मेलाकाइट किसका होता है? मेलाकाइट का आपका होता है किसका? कॉपर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले के उच्चतम और निम्न गुण वाली किस्म की क्रमशः कौन सा है? जो कोयला होता है उसको मतलब उच्चतम और उसमें कार्बन के प्रतिशतता के द्वारा ही दर्शाया जाता है। कार्बन की जिसमें जितना मात्रा रहेगा वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है। कोयला को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है एंथ्रेसाइट, ब्यूटीमिनस, सब ब्यूटीमिनस, लिग्नाइट। तो इसमें सबसे उत्तम होता है जो उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है 46 से 97% होता है। क्या किसको बोलते हैं? एंथ्रेसाइट। सबसे उत्तम कोयला इसको माना जाता है। सबसे निम्न कोयला लिग्नाइट को माना जाता है। 25 से 44% का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसको निम्न कोयला बोला जाता है। ब्यूटीमिनस में होता है 65 से 85% कोयला का कार्बन का मात्रा होता है। और सब ब्यूटीमिनस में कितना होता है? 45 से 65%। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या चीज़ देखते हैं हम। पूछा गया कार्बन के नमी और उनकी मात्रा के आधार पर कोयले के उच्चतम और न्यूनतम गुण वाली किस्म क्रमशः होते हैं। तो आपको बताया गया है, अभी आपको बताए थे, कोयला 4 भागों में बांटा गया है।
जो सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट उसको बोला जाता है, और सबसे जिसमें कार्बन की मात्रा कम होता है उसे लिग्नाइट बोला जाता है, सबसे लिग्नाइट बोला जाता है। तो यही दिया हुआ है, एंथ्रेसाइट कोयला में 86 से 97% का होता है कार्बन का प्रतिशत होता है, और लिग्नाइट में कितना होता है 25 से 44% होता है। लिग्नाइट में 25 से 44% कार्बन की मात्रा होता है, और सब ब्यूटीमिनस में कितना होता है 45 से 65, और ब्यूटीमिनस में कितना होता है 65 से 85। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे लिग्नाइट, तो ये एंथ्रेसाइट कितना होता है 85 से 95% लगभग, और लिग्नाइट में कितना होता है 25 से 45% कार्बन का प्रतिशत होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये बॉक्साइट दिया है, इसमें नहीं है एंथ्रेसाइट लिग्नाइट, ये बॉक्साइट दिया है, ये दिया एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। इसमें पूछा गया है क्रमशः, ये भी ध्यान में रखना है कि पहले क्या पूछा गया है कार्बन के, इसमें उच्चतम पूछा गया पहले, ये नहीं कि इसको भी ऑप्शन लगा देंगे, उच्चतम किस में है, तो यही न है 85 से 95, सबसे पहले क्या होगा उच्चतम सबसे पूछा गया है। तो ये आंसर दोनों एक ही जैसा दिखाई देगा आपको, ऑप्शन में ऑप्शन दोनों दिखाई दे रहे, लेकिन जो क्या किया गया पलट दिया गया, देखिए जो सेट किया गया है आपको ऑप्शन कैसे किया गया लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट पहले आएगा तब न आएगा लिग्नाइट, क्योंकि इसमें पूछा गया उच्चतम पूछा गया है, और ये दिया गया क्या चीज न्यूनतम। तो दोनों का आप देख लेंगे अच्छा से, तभी ऑप्शन में टिक लगाएंगे, नहीं तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्या चीज लिग्नाइट में कितना 25 से 45, यहाँ पर भी दिया है एंथ्रेसाइट ही पहले दिया हुआ, तो यहाँ पर हो गया 85 से 95%, और लिग्नाइट में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया आपका 25 से 45% कार्बन का प्रतिशत होता है। कार्बन का प्रतिशत ही दर्शाता है कि कोयला कितना अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पहले दिया का चीज उच्चतम, तब दिया है निम्न कोयला, मतलब उच्च कोयला एंथ्रेसाइट, और निम्न कोयला किसको बोला जाता है लिग्नाइट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और ऐसे ऑप्शन को नहीं देखेंगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन को भी देखना है और अच्छा से सोचना है। चलिए इसमें दिया है आपका, इनमें से किसे परमाणुओं की संरचना और उनसे निकलने वाली विकिरण की खोज के लिए 1922 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब मुद्दा ये है कि परमाणु के संरचना और उनमें से निकलने वाले विकिरण की खोज के लिए 1922 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो उसमें से निकलने वाले विकिरण का खोज किसने किया था, ये किए थे नील्स बोर ने। जे थॉम्सन ने परमाणु के बारे में सोचा थे, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किए थे, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे। कब किए थे 1665 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नील्स बोर ने। रदरफोर्ड ने क्या किए थे नाभिक का खोज किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे कोशिका का खोज किए थे, और नील्स बोर ने ही परमाणुओं की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरणों की खोज के लिए 1922 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश डैश कहलाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका परमाणु संख्या इसमें दिया हुआ है। ये परमाणु संख्या किन किन तत्वों का परमाणु संख्या है, तो आप जानते हैं कि ये ग्रुप 18 का तत्व है। ग्रुप 18 के तत्वों को क्या बोला जाता है, तो ग्रुप 18 में आपका है यहाँ पे ये किसका परमाणु संख्या है, किसका है, ये आपका नियॉन का। 10 परमाणु संख्या किसका होता है, नियॉन का होता है। 18 किसका होता है, आर्गन का होता है। 18 आर्गन का होता है। 18 किसका होता है, आर्गन का। 36 होता है क्रिप्टन का। 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है। 36 आपका क्रिप्टन का होता है। 54 आपका रेडॉन का होता है। 54 आपका किसका होता है, रेडॉन का होता है। 54 आपका किसका होता है, जेनन का, सॉरी जेनन का होता है। 54 जेनन का होता है। क्रिप्टन का होता है कितना, 36। 18 आर्गन का होता है। नियॉन का हो गया आपका 10। और इसमें दिया हुआ है कौन सा होगा, ये सब का होता है, ये सब आपका अक्रिय गैस है। ग्रुप 18 का है, ये सब का है अक्रिय गैस है। ये आपका है जेनन, ये आपका दिया हुआ है जेनन होता है। रेडन का होता है 86। 86 किसका होता है, रेडन का होता है। 86 रेडन का होता है। तो ये आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5। एक होता है आपका हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। 2
10, 18, 36, 54, तो यही होता है आपका कितना, हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 36 होता है, क्रिप्टन का आपका होता है 36, आर्गन का होता है 18, और जेनन का होता है आपका 54, और रेडन एगो हो गया उसका कितना होता है 86 होता है। ये सबका है अक्रिय गैस है, इसी को नोबल गैस बोला जाता है। ग्रुप 18 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता हो तो डेली इस सेशन से जुड़े रहें, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम जैसे रेलवे हो गया 2025 में जो भी एग्जाम होने वाला है उस सब से साइंस के क्वेश्चन के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएं। और दीपक सर GK करा रहे हैं, चंदन सर मैथ करा रहे हैं, उन लोग का सेशन से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि जैव नवीकरणीय क्या होता है या अजैव नवीकरणीय क्या होता है, इसको 2 भाग होते हैं। इसमें दिया है जैव नवीकरणीय, जिसको पुनः उत्पादित किया जा सकता है उसको ही बोला जाता है जैव नवीकरणीय बोला जाता है, या सड़ गल जाता है, या उससे फिर से दूसरे चीज़ में मतलब रिमूव किया जा सकता है, वैसे ही दिया हुआ है। इसमें दिया है बैटरी, पहला सब्जियों के छिलके, ये तो सड़ गल सकते हैं। जैव मतलब होता है जो जैविक मतलब वो क्या होता है मिट्टी में मिल जाए या सड़ गल जा सके, और जो नहीं सड़ गल जा सकता है वो क्या होता है अननवीकरणीय बोला जाता है उसको। बासी रोटी ये भी क्या होता है सड़ गल सकता है, सब्जी भी सड़ गल सकता है, बासी रोटी भी है। कांच ये नहीं होता है धातु, ये नहीं होगा। ट्रेटा पैक धातु, तो यहाँ पर धातु दिया है जल्दी नहीं होता है। चमड़ा, बासी बिस्किट, फल, ये सब तो हो जाता है। इसमें दिया कांच, धातु, अंडे के छिलके, कागज, ट्रेटे पैक, तो इसमें हम देखेंगे अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्कुट, फल और सब्जी के छिलके, ये सब का है जैव नवीकरणीय होता है। जैव अनवीकरणीय वो पदार्थ होते हैं या अनवीकरणीय पदार्थ होते हैं जो जल्दी से क्या होते हैं सड़ते गलते नहीं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। तब ठीक हुआ ना। चलिए देखते हैं, समझ में आ रहा है राजा, चला आओ आगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+N से आता है और HOH- से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। जिससे क्या होता है जल का अणु बनता है। तो OH+ क्या देता है अम्ल, OH- क्रमशः OH- देता है क्या चीज, ये होता है आपका क्षार होता है। अम्ल और क्षार होता है, इसको pH स्केल के द्वारा दर्शाया जाता है। 7 उसका होता है जो उदासीकरण होता है, और अम्ल 7 से ज़्यादा होता है उसको अम्लीयता बढ़ती जाती है। 7 से कम होता है 7 से ज़्यादा होता है उसका क्षारीयता बढ़ती जाती है। 7 से कम होता है उसका अम्लीयता मतलब बढ़ती जाती है। जैसे कहने का मतलब है जो 7 होता है उदासीन होता है, इधर जाइएगा तो क्या होता है क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। और इधर आइएगा 7 से इधर आइएगा तो क्या होगा अम्लीयता बढ़ेगी। इधर आइएगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से इधर जाइएगा तो क्षारीयता बढ़ती है। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, इसमें भरने के लिए दिया गया है OH क्या हो गया अम्ल हो जाएगा, और OH निगेटिव हो जाएगा, आयन तो क्या होता है क्षारीय होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। जो छड़ चुंबक है उसको लटकाते हैं तो किस दिशा में इंगित करेगा। जो छड़ चुंबक होता है वो क्या करता है नॉर्थ और साउथ को इंगित करता है, नॉर्थ और साउथ को इंगित करता है। ये क्या करता है उत्तर, भौगोलिक जो उत्तर होता है और दक्षिण को, तो इसमें दिया उत्तर, फिर दिया है दक्षिण, उत्तर दक्षिण। आइए अगला देखते हैं उत्तर पश्चिम, यहाँ भी दिया दक्षिण पूरब, तो पूरब भी नहीं होगा पश्चिम भी नहीं होगा, इसमें दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा उत्तर और दक्षिण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए साइंस का इतना ही क्वेश्चन था। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, और अगला सेशन फिर आएगा नेक्स्ट डे। इस सब सेशन से जुड़े और अपना एग्ज़ाम को प्रेशर कम लें और एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।